नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी गाजियाबाद से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 14 महासागरीय जल संचलन का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने महासागरीय जल को गति प्रदान करने वाले कारक पढ़े थे, महासागरीय जल की गतियाँ पढ़ी, तरंगों के बारे में जाना और ज्वार भाटा का टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें ज्वार भाटा क्या है और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों पर ज्वार भाटा का वर्गीकरण पढ़ा था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हम ज्वार भाटा का महत्व क्या है इसको भी जानेंगे। अगला टॉपिक रहेगा महासागरीय धाराएं, जिसमें हम महासागरीय धाराओं की विशेषताएं, महासागरीय धाराओं के प्रकार, प्रमुख महासागरीय धाराएं और प्रमुख महासागरीय धाराओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है इसको पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा का वर्गीकरण। आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा 3 प्रकार का होता है: अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं और 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, जैसे कि हमने आइडियल पिछली कक्षा में पढ़ा था कि क्या होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 उच्च ज्वार आते हैं और उनके बीच के भागों में 2 भाटा आते हैं। दूसरा है दैनिक ज्वार। इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है और उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। तीसरे प्रकार का ज्वार है मिश्रित ज्वार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। और इस प्रकार के ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा समझा। अब हम जानेंगे ज्वार भाटा का महत्व। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है और नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इनके आधार पर पूर्वानुमान से उन्हें पता चल जाता है कि कब उन्हें समुद्र में जाना है या नहीं जाना है। दूसरा है ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वार भाटा आने से क्या होता है, जो मलबा हो जाता है या प्रदूषित तट होते हैं उनकी भी कई बार भाटा आने से सफाई हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनकी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा धन इसमें व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट है ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति, इसमें मुख्यतः कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन आते हैं, उत्पन्न करने में भी किया जाता है। और हमारे भारत में भी एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गादुवानी में लगाया जा रहा है। और ये इस तरीके से कार्य करते हैं कि जब ज्वार आता है, टाइड कमिंग इन लिखा है, और जब टाइड गोइंग आउट लिखा है, तो इनमें ये जो टरबाइन लगा होता है इसके माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदमुख के भीतर, जहां प्रवेश के द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। देखिए यहाँ ये समुद्र दिखाया जा रहा है और ये छिछला जो है यहाँ पर एक पत्तन बना है जो नदियों से समुद्रों के पास होती हैं, उसका चित्र दिखाया गया है। ऐसे में क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े शिप हैं वो इन गहराइयों में, यहाँ क्योंकि पर्याप्त गहराई नहीं होती है इसलिए इनको यहाँ से यहाँ तक आने में मुश्किल होती है, और या तो अगर इनका यहाँ से ही माल उतारा जाए तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से माल उतार कर छोटे शिपों में अंदर लाया जाता है। लेकिन ज्वार से क्या होता है, सीधे ही शिप अंदर तक आते हैं, जिससे इनका परिवहन व्यय बहुत अधिक कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। महासागरीय धाराएं जो हैं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं।
महासागरीय धारा ही वो गतियां हैं, ये एक क्षैतिज गति है, और जिस तरीके से नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती हैं, उसी तरीके से महासागरीय धाराएं भी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसका मानव जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जलवायु में बहुत अधिक एक स्थान पर परिवर्तन भी हो जाता है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं, मतलब इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। तीसरा है, महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। वो कौन से बल हैं जो महासागरीय धाराओं को उत्पत्ति होती है जिनसे और इनको गति मिलती है? वो दो बल हैं। एक तो है प्राथमिक बल। प्राथमिक बल क्या करता है? जल की गति को प्रारंभ करता है, मतलब प्राथमिक बल वो हैं जो कि क्रिएट करते हैं धाराओं को। दूसरा है द्वितीयक बल, जो कि धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अगला है हमारा प्राथमिक बल के बारे में हम जानेंगे। प्राथमिक बल होता है, इसमें 4 प्रकार के बलों को हम शामिल करते हैं। पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा है वायु, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, चौथा है कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से क्या होता है? जल जो है गर्म होकर फैलता है, और यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण क्या होता है? बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है। प्रवणता से मतलब होती है जो परिवर्तन की दर है, तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ क्या है? गर्म जल होकर, जब जल गर्म हो रहा है, फैल रहा है, तो उसके पश्चात वो समुद्र का जो जल स्तर है ऊपर हो जाता है और जल निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है। दूसरा है महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। वायु अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जैसे ही वो सतह से छूती है, अगर गतिमान है पवन, तो समुद्र के जल को भी बहाती है, और इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल, मतलब एक फ्रिक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, जिससे जल की गति जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है, और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। गुरुत्वाकर्षण के बल क्या है? हमारी पृथ्वी के जितने भी पदार्थ हैं, पृथ्वी उनको अपनी ओर खींचती है। इसी वजह से महासागरीय जल भी जो पृथ्वी की सतहों से लगा हुआ है, नितल के करीब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होता है, और क्या है? ऊपर की ओर कम होता जाता है, लेकिन पृथ्वी केंद्र से जल को खींचती है, जिसकी वजह से जल स्तर जो है नीचे की तरफ आता है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है, तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय या गायरिस कहते हैं। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। हम आगे मैप में भी देखेंगे कि किस तरीके से वृत्ताकार रूप में धाराएं बहती हैं। और कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस बल क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जल सिर्फ निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाता, लेकिन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, उस वजह से ही उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर धाराएं मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इसी बल को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। अब बात करेंगे द्वितीयक बल की। द्वितीयक बल में सबसे पहला है घनत्व में अंतर। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। ऊर्ध्वाधर से मतलब है ऊपर नीचे गतियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि घनत्व के कारण जल भारी होकर नीचे बैठता और उसका स्थान लेने के लिए दूसरा जल वहां आने लगता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें लवणता। लवणता से मतलब है कि एक निश्चित पानी के में नमक की कितनी मात्रा घुली हुई है, इसे हम प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं, और जहाँ ज़्यादा लवणता होगी वहाँ पानी सघन होगा और नीचे की ओर बैठेगा। नेक्स्ट है ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है और सघन जल नीचे बैठता है, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडा जल भारी होता है, हम सभी जानते हैं, इसलिए वो नीचे बैठता है, और गर्म जल ऊपर उठता है हल्का होने की वजह से। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं
तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाला जल नीचे बैठता है एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करता है, और इसके विपरीत गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। इस प्रकार से जो सतहों पर चलती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं और ठंडी जल धाराएं गहरे सागर में चलती हैं। अब बात करेंगे महासागरीय धाराओं की विशेषताओं की। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है, मतलब ये बड़ी पहचान है कि धाराओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल प्रवाहित होता है। दूसरा है सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं व यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती हैं। धाराएं सतह पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों होती हैं? क्योंकि वायु का प्रभाव सतह पर सबसे अधिक है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो प्रभाव और घर्षण बल नीचे कम होता चला जाता है। गहराई में धाराओं की धीमी गति हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं धाराओं की गति कम होती जाती है क्योंकि ऊपर जो कारक हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं। हम किसी धारा की गति को उसके प्रवाह के रूप में जानते हैं। धाराओं की गति को हम प्रवाह के रूप में ही जाना जाता है। अब बात करेंगे महासागरीय धाराओं के प्रकार की। गहराई के आधार पर 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, ऊपरी जल धारा और गहरी जल धारा। ऊपरी जल धारा को हम सरफेस करंट्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये महासागरीय सतह पर प्रवाहित होती हैं। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जल धारा ही है। यह धाराएं महासागर में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। दूसरे प्रकार की धारा है गहरी जल धारा या डीप वाटर करेंट्स। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जल धारा के रूप में है, मतलब अधिकांश भाग यही है क्योंकि हमने जाना ऊपर 10% भाग ही सतही जल धाराएं हैं। और ये जल धाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं, और अभी हमने इसको समझा भी था कि किस तरीके से घनत्व और गुरुत्व कार्य करते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हम सभी जानते हैं कि वहाँ तापमान कम होते हैं, इसके कारण अधिक घनत्व होता है और वहाँ गहरी जल धाराएं बहती हैं क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण जल नीचे की ओर बैठता है, क्योंकि घनत्व बढ़ने से जल का भार भी बढ़ जाता है। अब बात करेंगे तापमान के आधार पर जल धाराएं। तापमान के आधार पर 2 प्रकार की जल धाराएं होती हैं। पहला है ठंडी जल धाराएं और दूसरी है गर्म जल धाराएं। ठंडी जल धारा ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये ठंडा जल गर्म क्षेत्रों की ओर लाती हैं, यानी कि ये उच्च अक्षांशों की ओर से चलती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। दोनों ही गोलार्धों में क्या हो रहा है, ये निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, लेकिन इनका एक अपवाद है कि ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। अब हम बात करेंगे गर्म जलधाराओं की। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं, यानी कि ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। जैसे कि यहाँ देखा था, ये पश्चिमी तटों पर बह रही थी। ये दोनों गोलार्धों के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पूर्वी तटों पर बहती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं। और ये जो हम इनके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये सापेक्ष रूप से है। इस तरीके से हम नहीं देखेंगे कि एकदम गर्म क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही हैं, यानी कि इनका रिलेशन हमें देखना पड़ता है कि तट का जहाँ पर ये बह रही हैं वहाँ का तापमान कैसा है और सागरीय जल का तापमान कैसा है। अब बात करते हैं प्रमुख महासागरीय धाराओं की। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। कोरियोलिस बल क्या है हमने जान लिया, और ये कोरियोलिस प्रभाव जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके अलावा प्रचलित पवनें आप लोग वायुमंडल के परिसंचरण में पढ़ चुके होंगे, जिसके अंतर्गत हम व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की और ध्रुवीय पवनों की बात करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी इन धाराओं पर पड़ता है।
नेक्स्ट है महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रभाव से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जैसे कि जो 30-35 डिग्री तक के अक्षांश के क्षेत्र हैं, हम उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ से हवाओं का जो अवतलन है वो ITCZ या जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के आर पार होता है। तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, उच्च दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं और प्रति चक्रवातीय दशाएं होती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इसलिए स्पष्ट है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है और उनका जो क्रम है वायुमंडलीय प्रवाह वो भंग नहीं होता है। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल भागों की अधिक सघनता है, इसलिए वहाँ ये जो क्रम है इनका ये टूट जाता है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों जैसे 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चक्रवात चलते हैं, जिसमें कि हवाएं जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और चक्रवातों की क्या विशेषताएं होती हैं कि वहाँ वर्ष भर बहुत अधिक वर्षा होती है और इन चक्रवातों का प्रभाव भी महासागरीय धाराओं पर पड़ता है, क्योंकि वो इन्हीं का अनुकरण करती हैं। नेक्स्ट है मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। मानसून की ये विशेषता होती है कि वर्ष के कुछ महीनों में पवन प्रवाह जो है एक डायरेक्शन में होता है और अगले 6 महीनों में ठीक उसके विपरीत दिशा से पवनें चलती हैं। जैसे कि हमारे भारत में हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून में उत्तर पश्चिम की ओर रहता है और शीतकालीन मानसून में जो दिशाएं हैं वो उत्तर पूर्व की ओर रहती हैं और इसका प्रभाव जो है समुद्री जलधाराओं पर भी पड़ता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये भूमध्य रेखा पर बहुत ही कम होता है और इसके विपरीत जो दोनों गोलार्ध हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं ये कोरियोलिस प्रभाव बढ़ता जाता है। कोरियोलिस प्रभाव बेसिकली क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और अपकेंद्रीय बल है उन दोनों का रिजल्टेंट है या अंतर है। और ये जो जलधाराएं हैं ये भी क्या करती हैं, कोरियोलिस प्रभाव की वजह से ही उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ लिखा है गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को ले जा रही हैं क्योंकि ये गर्म क्षेत्रों से चल रही हैं और उच्च अक्षांशों में ले जाकर वहाँ के टेम्परेचर पर इफेक्ट डालती हैं। इसी तरीके से आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत अधिक सॉफ्ट सा हो जाता है, बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती है और तापांतर जो है वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। तो क्या है, दोनों ओर से धाराओं का प्रवाह हो रहा है। सतही धाराएं जो हैं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं और गहरी जलधाराएं ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की तरफ बहती हैं। इस तरीके से जल में एक ऊष्मा का जो संतुलन है वो बना रहता है। अब बात करेंगे हम प्रमुख महासागरीय धाराओं की। ये आपके लिए एक तालिका मैंने निर्मित की है और इसमें प्रशांत महासागरीय धाराएं, अटलांटिक महासागरीय धाराएं और हिंद महासागरीय धाराएं दिखाई गई हैं, क्योंकि अधिकांश आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मानचित्र पर आपको धाराओं को प्रदर्शित करना है तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा किस महासागर में प्रवाहित हो रही है और धाराओं को जो नाम दिया गया है वो उनके कहाँ वो बह रही हैं उसके आधार पर दिया गया है। जैसे देखते हैं, बात करेंगे प्रशांत महासागरीय धाराएं।
इसमें है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये गर्म जलधारा है। क्यूरोशिवो की जलधारा गर्म है। अलास्का की धारा ये गर्म जलधारा है। क्यूराइल की धारा, हम्बोल्ट की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो ये जलधाराएं जो हैं ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं की। इसमें उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ब्राज़ील की गर्म धारा, वेंगुला की ठंडी धारा और नॉर्वे की गर्म जलधारा शामिल हैं। हिंद महासागर की धाराएं इस प्रकार से हैं। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, अगुलहास की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब देखिए, ये आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपको इक्वेटर दिखाई दे रहा है। हमने बात की थी कि इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, इन क्षेत्रों में 30 डिग्री तक व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, देखिए ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। इनका जो डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जल क्योंकि यहाँ आ रहा है तो इन क्षेत्रों में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा और यहाँ पर नीचा हो जाएगा। तो इनकी पूर्ति करने के लिए क्या है, यहाँ पर ये आप यहाँ देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स जो हैं प्रवाहित होते हैं। इनका डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है पानी की सतह में एक बैलेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं, हमने कहा था कि वायुमंडलीय प्रवाह का अनुसरण करती हैं, कैसे करती हैं उसे जानते हैं। ये देखिए धाराएं जो हैं, जैसे ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का इलाका है। और यहाँ पर क्या है, हमने बात की थी कि प्रति चक्रवातीय दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ हवाओं का अवतलन होता है, अभिसरण होता है। तो यहाँ पर क्या है, उच्च दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं। उच्च दाब के कारण यहाँ पर और यहाँ पर ये प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं और महासागरीय धाराएं भी उसी का अनुसरण कर रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि तटों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तटों का कैसे प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं। जैसे एक देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ी, यहाँ इसको उदाहरण से समझेंगे। ये यहाँ इन तटों में टकराने से क्या होता है, अंदर जाके ये इन तटों की आकृति की वजह से ये घूमने लगती हैं और इनका शेप जो है इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने से क्या है, ये और भागों में विभाजित हो गई। देखिए एक ये कैनरी की बन गई धारा और एक ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन गया। और एक चीज़ और, ये लाल वाला जो एरो है ये गर्म जलधारा को दिखा रहा है। गर्म जलधाराएं सतह के रूप में बह रही हैं और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर बह रही हैं। और ये नीले जो हैं ये ठंडी जलधारा को दिखा रहा है, ये ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की ओर गहरी धाराओं के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से आप दोनों गोलार्धों में देख सकते हैं कि हमने बात की थी कि निम्न अक्षांशों में ये जो धाराएं हैं ये ठंडी धाराएं हैं, ये यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये पूर्वी तट पर प्रवाहित हो रही हैं। तो इस प्रकार से आपने ये समझा। और एक और जो हमने बात की थी कोरियोलिस बल की, ये कोरियोलिस प्रभाव की वजह से दोनों गोलार्धों में जो प्रवाह है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो देखिए यहाँ पर ये सब पोलर रीजन है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो यहाँ बाईं ओर प्रवाहित हो रही हैं कोरियोलिस बल के कारण, और उत्तरी गोलार्ध में ये यहाँ से निकल के ये दाहिनी ओर प्रवाहित हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर भी कोरियोलिस बल काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये मुख्य धाराएं जो दिखाई गई हैं, ये पीरू की धारा है, ये ब्राज़ील की गर्म धारा है, ये आप अफ्रीका के पश्चिमी तट पर वेंगुला की धारा देख सकते हैं, ये पूर्वी तट पर हमें अगुलहास की धारा दिख रही है,
ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की धारा है। इसी प्रकार से एक ये क्यूरोशिवो की गर्म जल धारा है जो कि यहाँ आयोशिवो की ठंडी जल धारा से बह रही है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, दो जल धाराओं के मिलने से यहाँ पर बहुत अधिक प्लैंकटन की पूर्ति होती है, इसलिए ये बहुत बड़े फिशरीज़ वाले एरियाज़ हैं। और ये देखिए अलास्का की धारा दिखाई गई है, यहाँ कैलिफोर्निया की धारा है, ये लैब्राडोर की ठंडी धारा है। तो इस प्रकार से अगर आपको मानचित्र पर बनाना हो तो आप आसानी से धाराओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसमें प्रायः दो रंग यूज़ कर सकते हैं, एक गर्म जल धारा दिखाने के लिए और एक ठंडी जल धारा के लिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं के मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्रों को छोड़कर हमने ये बात पहले भी की थी, उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं। वह साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है और इस कारण यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हैं। यहाँ क्या है, शुष्क क्षेत्रों के होते हुए भी जलधाराओं की वजह से यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है। नेक्स्ट है मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग या अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। वार्षिक तापांतर से मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। तो यहाँ पर क्या है, मध्य और उच्च अक्षांशों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराओं के बहने से क्या है, वो बहुत अधिक ठंडे नहीं होते हैं। वहाँ पर एक मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। तो क्या है, इनकी वजह से यहाँ पर धाराओं का बहुत अधिक यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन में वृद्धि करती हैं, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। और संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं इनमें पाए जाते हैं। ये बहुत अधिक प्रभाव है, क्योंकि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं के मिलने से क्या होता है, प्लैंकटन की आपूर्ति होती है। इसी वजह से हमने देखा था जापान के पूर्वी तट पर ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से प्लैंकटन की आपूर्ति की वजह से मछलियां बहुत अधिक आती हैं और इस वजह से वो बहुत बड़े मत्स्य क्षेत्र कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हर एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने अभ्यास कार्य की। पहला हमारा प्रश्न है, आवृत्ति के आधार पर ज्वार-भाटा को वर्गीकृत कीजिए। इसमें हमें तीनों प्रकार बताने हैं, दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार के बारे में। दूसरा है, ज्वार-भाटा के महत्व को समझाइए। इसमें हम बताएंगे नौ संचालन में कैसे महत्व करते हैं, डिसिल्टेशन में कैसे महत्व करते हैं, और टाइडल एनर्जी के द्वारा जो ये विद्युत उत्पादन किया जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा स्कोप है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं को गहराई एवं तापमान के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसे भी अध्याय में आपको अच्छे से समझाया जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के मानचित्र पर प्रमुख महासागरीय धाराओं को अंकित कीजिए। ये आपको बहुत ध्यान से करना है। महासागरों के आधार पर धाराओं को अंकित करना है और दो रंगों का यूज़ करेंगे हम, कि आप इसमें ठंडी जल धाराओं और गर्म जल धाराओं को अलग से दिखाएंगे। साथ ही साथ तटों की वजह से वो किस तरीके से मुड़ जाती हैं, किस तरीके से उनका मार्ग जो है परिवर्तित हो जाता है, उसके आधार पर प्रदर्शित करेंगे। आज की कक्षा में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।